Good morning to all of you. Today I am going to discuss on income elasticity of demand. Income elasticity is an important topic of elasticity of demand. Income elasticity, income is an important part of demand. Income is an important factor of demand. I am going to discuss on income elasticity of demand. आज की क्लास में हम लोग इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी क्या है या मांग की लोच क्या है, मांग की लोच किसे, मांग की आय लोच क्या है। अभी तक हम लोग मांग की लोच के बारे में पढ़ रहे थे। मांग की लोच मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच और मांग का विज्ञापन लोच। पिछले कक्षा में हम लोग मांग की कीमत लोच के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। मांग की कीमत लोच हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। आज हम लोग मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में चर्चा करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम क्या जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। कीमत लोच क्या है, आय लोच क्या है। हम क्या जानेंगे, आय लोच क्या है। आज की कक्षा में हम लोग इनकम इलास्टिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। मांग को प्रभावित करने वाला, कीमत के बाद मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है तो वो है आय। मांग को कितने घटक प्रभावित करते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों में, मुख्य घटकों में पहला है कीमत। क्या है, कीमत। और दूसरा है आय। जिस प्रकार से वस्तु के मूल्य के बढ़ने पर, वस्तु की कीमत के इंक्रीज या डिक्रीज करने पर उसके मांग में कमी आती है या वृद्धि होती है, वस्तु की मांग घटती है या बढ़ती है, सेम उसी प्रकार उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर या उपभोक्ता की आय में कमी होने पर भी वस्तु की मांग की मात्रा में, वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी या वृद्धि होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि आय एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बढ़ने या घटने पर वस्तु की मात्रा घटती या बढ़ती है। देखिए, वस्तु की मात्रा और उपभोक्ता की आय, वस्तु की मात्रा और उपभोक्ता की आय। अब इस डायग्राम में नीचे की तरफ हो जाएगा क्वांटिटी और ऊपर हो जाएगा इनकम। क्या हो जाएगा, इनकम, जिसको हम कहेंगे आय। उपभोक्ता की आय मांग को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए आय में परिवर्तन के फलस्वरूप, इसलिए आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन, आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, मांग में होने वाला परिवर्तन की माप वस्तु की आय लोच के अंतर्गत की जाती है। किसी उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की परिवर्तन की माप आय की लोच कहलाती है। क्या कहलाती है, आय की लोच। क्योंकि इस कंडीशन में जो चेंजेज आ रहा है, जो बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इनकम के अंतर्गत, इनकम के अनुसार। यदि इनकम में बदलाव होगा
तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होगा। ठीक है? या वस्तु की आय तथा वस्तु की मांग के बीच, वस्तु की मांग तथा वस्तु की आय के बीच, या वस्तु की मांग तथा उपभोक्ता की आय के बीच परिमाणात्मक संबंध को बताता है। आय किसका होगा? उपभोक्ता का। आय किसका होगा? उपभोक्ता का। वस्तु की मांग कौन करेगा? वस्तु की मांग कौन करेगा? उपभोक्ता, कंज्यूमर। जो वस्तु को यूज करेगा, जो वस्तु को कंज्यूम करेगा, वही तो मांगेगा ना। और परिवर्तन किसके आय में हो रहा है? कंज्यूमर के। यानी कंज्यूमर के इनकम में जब चेंजेज आएगा तो कंज्यूमर के डिमांड में भी चेंज आएगा। और इसी को जब मेजर किया जाएगा, इसको जब कैलकुलेट किया जाता है, तो ये इनकम इलास्टिसिटी कहलाता है। इनकम इलास्टिसिटी कहलाता है। आगे हम देखते हैं इस डिफिनीशन को, इस इनकम इलास्टिसिटी को प्रोफेसर बोल्डिंग ने प्रतिपादित किया था। किसने? प्रोफेसर बोल्डिंग ने। प्रोफेसर बोल्डिंग इज द फाउंडर ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोफेसर बोल्डिंग ने आय की लोच को प्रतिपादित किया था। प्रोफेसर बोल्डिंग ने आय की लोच को प्रतिपादित किया था। बोल्डिंग के अनुसार वस्तु की आय लोच मांग की मात्रा में हुआ परिवर्तन है। लिख लीजिए, वस्तु की आय लोच या मांग की आय लोच मांग की मात्रा में हुआ परिवर्तन है। मांग की मात्रा में वह परिवर्तन है जो मौद्रिक आय के वह परिवर्तन है। मांग की मात्रा में वह परिवर्तन है हो गया। वह परिवर्तन है जो मौद्रिक आय के 1%, जो मौद्रिक आय के बेटा खुल दो उसको, मौद्रिक आय के 1% परिवर्तन के फलस्वरूप, मौद्रिक आय के 1% परिवर्तन के फलस्वरूप यदि अन्य मात्राएं तथा कीमत स्थिर रहे तो उत्पन्न होता है। अन्य मात्राएं तथा कीमत, प्राइस जब स्थिर रहेगा और उस दौरान उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन होगा तो उसकी मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। और उस अन्य मात्राओं और कीमत के स्थिर रहने के बाद उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन होता है उसकी माप को आय लोच कहा जाता है। मांग की आय लोच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांग की आय लोच कहा जाता है। मांग की आय लोच को मांग की आय लोच को मांग की मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन, मांग की आय लोच को मांग की मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन, मांग की मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन में आय के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर, आय के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर या भाग देकर निकाला जाता है। मांग की आय लोच की गणना कैसे करते हैं? सामने आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए। मांग की आय लोच को कैलकुलेट करने के लिए, मांग की आय लोच की गणना करने के लिए सबसे पहले
मांग की मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को हम कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? मांग की मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को कैलकुलेट करते हैं या मांग की मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन की गणना करते हैं। प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ इनकम, और जो परिणाम आएगा वो मांग की आय लोच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मांग की आय लोच कहलाएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाँ कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम। आप एक छोटे से फार्मूला के अनुसार देखिए, एक एग्जांपल लिख लीजिए। यदि आय में यदि आय में 20% की वृद्धि होती है, यदि आय में 20% की वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में 30% की वृद्धि हो रही है। वस्तु की मांग में 30% की वृद्धि हो रही है। कितना हो रहा है? 30%, 30%। जब उपभोक्ता की आय में 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो उस समय उपभोक्ता की मांग में 30% की बढ़ोतरी हो रही है। आय लोच की गणना कीजिए। आय लोच की गणना कीजिए। आय लोच की गणना कीजिए। सामने ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं फिगर। दो रो है, दो कॉलम है। पहले रो में इनकम और दूसरे रो में डिमांड। पहले कॉलम इनकम है, दूसरे में डिमांड है, और उसमें इनकम में 20% जब इनकम इंक्रीज कर रहा है तो कंज्यूमर की डिमांड में 30% की बढ़ोतरी हो रही, वृद्धि हो रही है। यानी कंज्यूमर की आय 20% बढ़ रही है तो उसकी मांग 30% बढ़ रही है। मांग की आय लोच की गणना कीजिए। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करिए। फार्मूला आपको लिखा हुआ देखिए, सामने फार्मूला है। कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू एबव फार्मूला। फार्मूला आपका क्या है? इसी फार्मूले पे हम आ जाते हैं। फार्मूले में दिया हुआ है कि मांग की आय लोच बराबर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। मांग की मात्रा कितनी बढ़ रही है? देखिए यहां पर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन 30%। कितना बढ़ा? 30%। डिवाइड बाई आय में अनुपातिक परिवर्तन। कितना चेंज आया आय में? 20% इनकम चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? 20%। कितना होगा? 1.5। कितना होगा? 1.5। मांग की आय लोच को मापने के लिए, मांग की आय लोच को मापने के लिए ये सबसे सरल आसान सूत्र है। सामने देखिए, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले परसेंटेज निकाल लीजिए। यदि चलिए एक और फार्मूला मैं आपको नोट कराते, लिखिए। मांग की आय लोच को मापने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है जो कि अधिक व्यवहारिक और विश्वसनीय है। एक फार्मूला में हम आपको और लिखवाते हैं जो थोड़ा इससे अलग है। देखिए, मांग की आय लोच, सबसे पहले हम आते हैं मांग की लोच को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई। कैसे? स्मॉल ई।
स्मॉल ई। ये हमारा फॉर्मूला सबसे सिंपल फॉर्मूला होगा, देखिए Q माइनस Q1 क्या होगा, Q माइनस Q1 डिवाइड बाई Q, डिवाइड बाई Q। पुनः आइए फिर से डिवाइड करिए, I माइनस I1, I माइनस I1 डिवाइड बाई I। ये फार्मूला सबसे सिंपल फार्मूला और आसान। मान की आय लोच की गणना करने के लिए सबसे सरल फार्मूला, सबसे सरल, चुटकी में हल हो जाएगा। यदि ये हल करना चाहिएगा बहुत जल्दी हल होगा इससे। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। जब उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम किसकी है, कंज्यूमर की, डिमांड ऑफ गुड्स, जब उपभोक्ता की आय 2000 रुपया थी, कितनी थी, 2000 रुपया। उपभोक्ता की आय जब 2000 रुपया थी तो वस्तु की मांग की मात्रा 100 यूनिट थी, कितनी थी, 100 यूनिट, 100 यूनिट। जब उपभोक्ता की आय 2000 रुपये थी तो किसी स्पेसिफिक विशेष वस्तु की मांग 100 यूनिट थी, लेकिन जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़कर के 3000 रुपया हो गया, 3000 रुपीज हुआ, उपभोक्ता की आय बढ़ करके 125 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 125 यूनिट। कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी। कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी। सामने आप देख रहे हैं, फिगर समझ में आया, सॉल्व हो जाएगा। जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा। E इक्वल टू, एक बार और आपको समझा दें, ध्यान दीजिए, Q मीन्स क्या होगा, मांग की पूर्व मात्रा। Q मीन्स मांग की पूर्व मात्रा, मांग की पूर्व मात्रा। Q1 मीन्स मांग की नई मात्रा, जो डिमांड या जो डिमांड की क्वांटिटी, मांग की नई मात्रा जो चेंज होगी, जो चेंज होकर आई हुई है। I मीन्स आय की पूर्व मात्रा या पूर्व आय, पूर्व आय। और I1 मीन्स नई आय, I1 मीन्स नई आय। और ई का मतलब आप लोग जानते हैं, मांग की आय लोच, मांग की आय लोच। सामने एक बार फिर से फिगर देख लीजिए। क्वेश्चन है कि जब किसी उपभोक्ता की आय 2000 रुपये थी, जब किसी उपभोक्ता की आय 2000 रुपये थी तो उस उपभोक्ता की किसी विशेष वस्तु की मांग 100 इकाई थी। कितनी थी, 100 इकाई। लेकिन कीमत और अन्य स्थितियों के समान रहने के बावजूद या समान रहने पर जब उपभोक्ता की आय बढ़कर के 3000 रुपया हो गई, कितना हो गया, 3000 रुपया, तो उसी उपभोक्ता की स्पेसिफिक विशेष वस्तु की मांग की मात्रा बढ़कर के 125 यूनिट हो गई, 125 इकाई हो गई। क्या, जब आय बढ़ रहा है तो वस्तु की मांग की मांगी गई मात्रा भी बढ़ रही है, बढ़ रही नहीं, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो वस्तु की
वस्तु की मांगी गई मात्रा के बढ़ने के पश्चात मांग की आय लोच की गणना कीजिए। फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, देख लीजिए। E इजकल टू Q माइनस Q1 अपॉन Q डिवाइड बाई I माइनस I1 अपॉन I। कितना आंसर आ गया जी? हुआ कि नहीं हुआ? कितना आया? 2 आ गया। बहुत अच्छा। 2 कैसे आया? आइए सामने आइए, बताइए ना, ब्लैक बोर्ड सामने है। 2 कैसे आया? यदि आपने कैलकुलेट किया है फार्मूले के थ्रू 2, सबको मालूम चलेगा ना। आइए देखिए, बताइए, हम भी तो जाने कितना समझ में आया नहीं आया। 2 कैसे आया? फार्मूला बोल दीजिए। हाँ, आपने फिगर बोलिए, कौन सा फिगर डिनोट किया है? जब उसको फार्मूले पर रखा आपने तो कौन सा फिगर लगाया है? बोलिए। 100 माइनस 125 बटा 100 डिवाइड बाई, बोलते जाइए, हम लिखते जा रहे हैं। जो आपने हल किया है उसको आप बताइए, हम उसको नोट कर रहे हैं। बोलिए। 100 माइनस 125 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 हो गया। आगे बोलिए। माइनस की डिवाइडेड बाई, हाँ ठीक है, लिख दिए। कितना आया? कितना? वही बोलिए ना जी। हाँ, कैसे 1/4 आ गया? दिमाग में नहीं घुसता है, दिमाग में नहीं घुस रहा है तो पूछिए। राम कथा तो चल नहीं रहा है, श्रवण किए और चले जाएंगे। देखिए फिर से देखिए, आपका फॉर्मूला दिया हुआ है Q माइनस Q1 अपन Q डिवाइड बाई I माइनस I1 अपन I। Q पूर्व की मात्रा कितनी है? 100। कितना है? 100। हमने रखा 100 माइनस Q1 नई मात्रा 125, हमने लिखा 125 डिवाइड बाई Q माने पूर्व की मात्रा, हमने इसको कर दिया। ठीक है, फिर डिवाइड बाई I माइनस I1। I मीन्स पूर्व की मांग, पूर्व की इनकम 2000 माइनस I1 नई मांग 3000, 2000 माइनस 3000 डिवाइड बाई I1 2000। सामने फिगर आपको दिख रहा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही आपके फार्मूले पर रखने पे यही इतना आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ गया माइनस 25 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई माइनस 1000 अपॉन 2000। अब इसको हम हल करते हैं, 25 से 100 को काटेंगे, आ गया माइनस 1 अपॉन 4, 1000 से काटेंगे 2000 को, माइनस 1 अपॉन 2। फिर हल करेंगे, माइनस 1/4 डिवाइड बाई माइनस 1/2। पुनः आगे चलिए,
-1/4, इसको जब ऊपर करेंगे मल्टीपल करेंगे तो ऊपर के नीचे हो जाएगा 2/-1, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 कट गया, 1/2 कितना आएगा 1/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमारी इनकम इलास्टिसिटी आ रही है 1/2। कितना आ रही है 1/2। समझ में आया नहीं आया? निधि कितना आंसर आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बताओ। आ गया है? यदि इसी फिगर को मान लीजिए फिगर चेंज हो गया आपका। देखिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। उपभोक्ता की पूर्व की आय 4,000 रुपया है, आय बढ़ करके 5,000 रुपया हो जा रही है, जबकि 4,000 रुपया आय होने पर उपभोक्ता की मांग 200 यूनिट थी। आय के बढ़ करके जब आय 5,000 रुपया होती है तो उपभोक्ता की मांग बढ़कर 400 यूनिट हो जाती है, 400 इकाई हो जा रही है। आय की लोच की गणना कीजिए, आय की लोच की गणना कीजिए। type of income elasticity, type of income elasticity, type of income elasticity of demand, income elasticity of demand, type of income elasticity of demand. Income elasticity of demand is 3 types. First is positive, and second is zero, and third is negative. मांग की आय लोच कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होगी। पहला धनात्मक, दूसरा शून्य और तीसरा ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। मांग की आय लोच कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होती है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। हम जानते हैं कि धनात्मक कैसे होगा, किस कंडीशन में मांग की आय लोच धनात्मक होगा। ठीक है, सामान्य वस्तुओं की दशा में आय और मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है। सामान्य वस्तुओं की दशा में धनात्मक, पॉजिटिव। सामान्य वस्तुओं की दशा में आय और मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है। सामान्य वस्तुओं की दशा में आय और मांग में किस तरह का संबंध पाया जाता है? पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में आय के बढ़ने पर मांग में भी वृद्धि होती है। सामान्य वस्तुओं की दशा में जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता की मांग भी बढ़ती है। इस स्थिति को धनात्मक आय की लोच कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक मांग की आय लोच कहते हैं। धनात्मक मांग की आय लोच भी 3 प्रकार की होती है।
पहला होगा इकाई के बराबर, क्या होगा? इकाई के बराबर, E = 1। दूसरा होगा इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, E > 1। और तीसरा होगा इकाई से कम, E < 1। इकाई से कम। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? जैसे आप देख लीजिए, धनात्मक कैसे? धनात्मक हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब सामान्य कंडीशन में, सामान्य वस्तुओं की जब मांग, सामान्य स्थिति में जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में भी वृद्धि होती है। वो बिंदु से एक रेखा हम ड्रा करेंगे जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरा रेखा हम ड्रा करेंगे ऊपर की तरफ, उसको कहते हैं वाई एक्सिस। धनात्मक स्थिति में वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय में धनात्मक संबंध पाया जाता है, जो कि सामान्य कंडीशन होती है। इसलिए हमारा जो डिमांड करो होगा डीडी, डिमांड करो डीडी नीचे इस तरह का होगा, जो सामने आप देखिए इस तरह होगा, जिसको हम कहते हैं डी। क्योंकि जब हमारे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता की बस मांग में भी वृद्धि होती है। इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव। ये हो गया आपका धनात्मक। ठीक है, अगला नोट कर लीजिए। धनात्मक भी दो प्रकार की होगी, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम। इकाई से अधिक हम देख लेते हैं एक बार, फिर से इस तरह का डायग्राम खींचेंगे। ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस, ओ वाई एक्सिस के पैरेलल, ओ वाई एक्सिस के पैरेलल डिमांड कर्व होगा। इसमें डिमांड कर्व डीडी, डिमांड कर्व डीडी, ये होगा महत्वपूर्ण वस्तुओं की स्थिति में। किसमें होगा? महत्वपूर्ण वस्तुओं की स्थिति में, महत्वपूर्ण वस्तुओं की स्थिति में, महत्वपूर्ण वस्तुओं की स्थिति में। और तीसरा होगा ऋणात्मक, निकृष्ट वस्तुओं की कंडीशन। तीसरा होगा ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। कैसे आएगी? ऊपर से नीचे की तरफ। डिमांड कर ऊपर से नीचे की तरफ निकृष्ट वस्तुओं की कंडीशन में, निकृष्ट वस्तुओं, निकृष्ट वस्तुओं। समझ में आ गया ये? अभी तक हम लोग देख रहे थे पॉजिटिव। इनकम इलास्टिसिटी 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। अगला हम पढ़ेंगे जीरो, शून्य। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे नमक, क्या है? नमक, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ये जो वस्तुएं होती हैं, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, इस कंडीशन में, शून्य की स्थिति में आय के बढ़ने से वस्तु के मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी या उपभोक्ता की आय घटेगी, वस्तु की मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस स्थिति को हम कहते हैं शून्य की स्थिति। क्या कहेंगे? शून्य की स्थिति। ऐसी दशा में
आप अभी देख रहे थे यहाँ पर चित्र ब, ओ वाई सॉरी ओ एक्स और ओ वाई, यहाँ पर शून्य की स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह हो गया मांग और यह हो गया आय। शून्य में क्या हुआ? बस उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से, परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी होने के बावजूद उपभोक्ता की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इस कंडीशन को कहते हैं शून्य की स्थिति। क्या कहते हैं? शून्य की स्थिति। समझ में आया नहीं आया? ये यदि नहीं समझ में आया पुनः पूछिए। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के बावजूद उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन यदि नहीं होता है, कैसे? जैसे मिट्टी का तेल, गैस, नमक। यदि मान लीजिए कंज्यूमर का इनकम घट गया, क्या नमक खाना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। किसी कंज्यूमर का इनकम कम हो गया, खाना घर में नहीं बनेगा? बनेगा। गैस उतना ही लगना है, गैस उतना ही यूज होगा। एक कंडीशन ये हो गई। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर गई तो क्या खाना ज़्यादा पहले की तुलना में ज़्यादा खाएगा? नहीं। पहले की तुलना में नमक ज़्यादा यूज करेगा? नहीं, उतना ही यूज करेगा। उस कंडीशन को कहते हैं जब मांग की वस्तु की आय में परिवर्तन होने के बावजूद किसी प्रकार का मांग में परिवर्तन नहीं होता है, तो शून्य की स्थिति कहलाती है। और उस कंडीशन में डायग्राम आपका इंस्टेंट रहेगा। ठीक है। और अगला पॉइंट है हमारा निगेटिव, ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। ऋणात्मक, निगेटिव। निकृष्ट वस्तुओं, निकृष्ट वस्तुओं जैसे निकृष्ट वस्तुओं जैसे ज्वार, बाजरा, जैसे ज्वार, बाजरा। बाजरा का नाम सुने हैं? ज्वार का? कभी बाजरा की रोटी खाए हैं? ज्वार का माने मोटा अनाज, जिसको हम कहते हैं मोटा अनाज। निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है, अर्थात आय में वृद्धि के साथ इन वस्तुओं की मांग घट जाती है। कहने का एक तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति जब उपभोक्ता की आय कम थी तो इस प्रकार की वस्तुएं जो यूज करता था, मोटे तौर पे निकृष्ट वस्तुओं का जो प्रयोग करता था, इनकम के बढ़ने के साथ ही वो निकृष्ट वस्तुओं का प्रयोग छोड़ देता है। क्या करता है? निकृष्ट वस्तुओं का प्रयोग छोड़ देता है। यदि इनकम बढ़ेगी तो निकृष्ट वस्तुओं की डिमांड धीरे धीरे घटने लगेगी। तो इस कंडीशन को कहते हैं ऋणात्मक, निगेटिव कंडीशन। क्या कहते हैं? निगेटिव कंडीशन। व्यवहारिक महत्व की दृष्टि से, व्यवहारिक रूप से मांग की आय लोच को धनात्मक, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम, ऋणात्मक और शून्य में विभाजित करना पर्याप्त है। इसके द्वारा व्यवसायिक प्रबंधक व अर्थशास्त्री यह अनुमान लगा सकते हैं, किसके थ्रू? धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। यह अनुमान लगा सकते हैं कि व्यवसाय में समृद्धि की संभावना है या संकुचन की। व्यवसाय हमारा विस्तार करेगा या घटेगा, बिजनेस हमारा डेवलप करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। किसके थ्रू? इनकम इलास्टिसिटी के थ्रू। एक व्यवसायी का आय में यदि बढ़ोतरी होगी, किस तरह की बढ़ोतरी हो रही? पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। इसके आधार पर इकोनॉमिस्ट ये एनालिसिस कर सकते हैं कि व्यवसाय हमारा डेवलप हो रहा है या किस कंडीशन में है। व्यवसाय हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है। मांग की आय लोच नियोजन में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। प्रबंधक उत्पादन लक्ष्य तथा मांग पूर्वानुमान इसके सहारे कर सकते हैं।
अब नया टॉपिक सुने होंगे डिमांड फोरकास्टिंग का। व्यवसायी जब किसी नई इंडस्ट्री को, किसी नई कंपनी को मार्केट में ले आते हैं तो मांग का पूर्वानुमान करते हैं। तो मांग पूर्वानुमान में भी जो पहले के व्यवसायी होते हैं, जो पूर्व व्यवसायी हमारे मार्केट में लगातार चल रहे हैं, उनके डेटा को, उनके आंकड़ों को लेकर के हम एनालिसिस करते हैं। तो उसमें भी हम इनकम के फैक्टर को एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको कहते हैं मांग की आड़ी लोच, जिसको हम कहते हैं मांग की आड़ी लोच, मांग की आड़ी लोच, मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच को हम लोग पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन हमने आपको नोट किया हुआ, इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए। यदि हल हो गया तो इसका आंसर बताइए। 4 आया है? श्योर हैं? ठीक है, एक बार हम भी सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। चलिए सामने देखिए, E इक्वल टू Q माइनस Q1, यहां पर लिख देते हैं Q माइनस Q1 डिवाइड बाई Q डिवाइड बाई I माइनस I1 डिवाइड बाई I। फार्मूला आपके सामने है। मैं चाहूंगा एक बार निधि या मुकेश आकर एक बार सॉल्व करो। निधि आ जाओ, आओ। कोई बात नहीं, आओ, हम बताएंगे ना, आ जाओ। देखो नीचे उतार है। चलो, फार्मूला सामने लिखे हुए हैं, डेटा तुम्हारे सामने, फिगर थोड़ा इधर मुड़ जाओ। हाँ, अब करो। इसको मिटा लो, लाल से लिखो। चलो, Q माइनस Q1 डिवाइड बाई Q डिवाइड बाई I माइनस I1। I आपका है 4000 माइनस I1 5000 डिवाइड बाई I 4000। चलो आगे करो। $200 में से 400 को हमने घटाया, माइनस 200 आया, डिवाइड बाई 200, माइनस 200 डिवाइड बाई 200, फिर 4000 में से 5000 को घटा दिया, आ गया माइनस 1000 डिवाइड बाई 4000। जरा आप चुप रहिए, करने दीजिए। करो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यानी निधि का आंसर आ गया 4। कितने सरल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने सॉल्व किया। देखिए, पहले इन्होंने 200 में से 400 घटाया, फिर यहाँ माइनस 200 डिवाइड बाई 200, पुनः इनकम को इन्होंने इनकम को घटाया, माइनस 1000 डिवाइड बाई 4000। उसके बाद से इनका आ गया 2 0 से 2 0 इन्होंने काटा, इधर 3 0 से 3 0 इन्होंने काट दिया है। आपका आ गया माइनस 2/2 डिवाइड बाई माइनस 1/4। पुनः आ जाइए, 2 को 2 से इन्होंने डिवाइड कर दिया, माइनस 1/1 डिवाइड बाई माइनस 1/4। अब सामने माइनस से माइनस को घटा दिया, आ गया आपका माइनस 1/1 मल्टीप्लाई कर दिया, 4/-1, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 4। निधि का आंसर आया 4। यानी हमारी इनकम इलास्टिसिटी कितनी होगी? 4 होगी। बहुत अच्छा। आप लोग घर पे भी इस तरह के क्वेश्चन करिए। 4 आ गया, ठीक है। घर पे भी इस तरह क्वेश्चन हल करिए। चलिए, बहुत अच्छा।
अगले क्लास में हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।